आजकल आप हर चुनाव के बाद टीवी पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देखते हैं। विधायकों को रातों रात बसों में भरकर दूसरे राज्यों के होटलों में ले जाया जाना, अचानक सुबह सुबह सरकारें पलट जाना और पर्दे के पीछे करोड़ों के सियासी सौदे होना। आपको लगता होगा कि ये सब आज के नए भारत की ऑपरेशन लोटस वाली राजनीति है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे खेल का एक अलग वर्जन पहले भी हो चुका है, वो भी आज से 59 साल पहले लखनऊ में। आज जिसे हम दल बदल, बगावत या रिवॉल्विंग चेयर पॉलिटिक्स कहते हैं, उसकी शुरुआत करने वाले नेता कोई और नहीं बल्कि खुद चौधरी चरण सिंह थे। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है। इसी चुनावी माहौल में हम उत्तर प्रदेश के कुछ सुने अनसुने किस्से आपको सुना रहे हैं। शुरुआत जाटों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह के साथ। तारीख थी 1 अप्रैल 1967। जगह लखनऊ के उत्तर प्रदेश विधानसभा। बाहर अप्रैल की तपती धूप, लेकिन विधानसभा के भीतर का सियासी पारा उससे भी कहीं ज्यादा गर्म था। कांग्रेस के कद्दावर नेता चंद्रभानु गुप्ता यानी सीबी गुप्ता को मुख्यमंत्री बने अभी जुम्मा 18 दिन ही हुए थे। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास होना था। कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त थी कि बहुमत उनके पास है और दिल्ली में बैठी इंदिरा गांधी को लग रहा था कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश पर उनका नियंत्रण सुरक्षित है। लेकिन तभी सदन में एक ऐसी आवाज गूंजती है जो न सिर्फ लखनऊ के सिंहासन को हिला देती है बल्कि लुटिया से दिल्ली की चूल्हे हिला देती है। कांग्रेस के ही एक बेहद कड़क, बेदाग और सबसे बड़े किसान नेता अपनी सीट से खड़े होते हैं और बेहद शांत लेकिन वज्र जैसी भारी आवाज में कहते हैं, मैं और मेरे साथी अब इस भ्रष्ट सरकार के साथ नहीं हैं। हम सदन से वॉकआउट कर रहे हैं। ये आवाज थी चौधरी चरण सिंह। रातों रात यूपी की राजनीति में वो भूचाल आता है जिसकी कल्पना खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी नहीं की थी। आजादी के बाद से कांग्रेस का वो किला जिसे वो अजय मानकर चल रहे थे कि यहां तो हम हार ही नहीं सकते, सिर्फ 18 दिनों में ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। कुलदीप नैयर देश के बड़े पत्रकार रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइंस में लिखा है कि ये सिर्फ एक राज्य की सरकार गिरना नहीं था बल्कि दिल्ली दरबार के अहंकार पर सीधा अटैक था। और ये कहानियां कोई बनी बनाई नहीं है। इतिहास के पन्ने इस बात की गवाही खुद देते हैं कि यही कहानियां बताएंगी कैसे एक किसान का बेटा लखनऊ के तख्ता पलट से निकलकर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा। बंद कमरों में क्या खिचड़ी पकी, कैसे वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और कैसे उन्होंने इंदिरा गांधी को उन्हीं के खेल में मात दी। चलिए इतिहास के उस सफर पर चलते हैं जहां से देश में गठबंधन युग की शुरुआत हुई। इस महातख्ता पलट की कहानी तब समझ आएगी जब आप ये जानेंगे कि चौधरी चरण सिंह असल में कौन थे। 23 दिसंबर 1902 को मेरठ के बाबूगढ़ छावनी के पास नूरपुर गांव में एक मिडिल क्लास किसान परिवार में जन्मे चरण सिंह पेशे से वकील थे। उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की थी। 1929 में वो महात्मा गांधी के आह्वान पर आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। वो एक ऐसे नेता थे जो जेल भी गए, लेकिन आजादी के बाद जब सत्ता हाथ में आई तो उन्होंने महलों की राजनीति करने के बजाय खेतों का रुख किया। हरिजन लोग, आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, बेरोजगार लोग या जिनके पास कम रोजगार और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास केवल 1 हेक्टेयर जमीन है, 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। उनके भंडार पड़े हैं आप कहते होंगे, तो फिर देश के अंदर क्यों भूख? उसका कारण यह है कि उनके पास क्रिया शक्ति नहीं, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं। उसके लिए खेती की पैदावार बढ़ाने की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं और मेरे साथी इस नतीजे पर पहुंचे और हमारे देशवासी इस नतीजे पर पहुंचे कि यह बम जो इट इज एम्ड एट अस हिंदुस्तान के लिए बनाया जा रहा है। तो मैं समझता हूं
विल नॉट बी फार फ्रॉम ट्रूथ। सच्चाई से बहुत दूर हमारा नतीजा नहीं होगा। हमने तय किया हुआ था, आज तक हमारा यही फैसला है कि हम बम नहीं बनाना चाहते। बम बनाने की दौड़ में हम नहीं पड़ना चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने इस इरादे पर कायम रहा और बम इकट्ठे करने की कोशिश करता रहा तो मुझको, मेरे साथियों, पॉल आर ब्रॉस ने चौधरी साहब पर एक किताब लिखी। उसमें वो कहते हैं कि चरण सिंह भारतीय राजनीति के उन चुनिंदा और दुर्लभ नेताओं में से थे जो अपनी शर्तों पर जीते थे और जिनके दामन पर कभी भ्रष्टाचार का एक दाग तक नहीं लगा। उनकी राजनीति के दो सबसे बड़े और अटूट स्तंभ थे, किसानों का आर्थिक उत्थान और भ्रष्टाचार से कड़ा समझौता। सिर्फ किताब ही नहीं, खुद चौधरी साहब ने भी सीधे इस मसले पर सरकारों को चुनौती दी। वो तो खुद नेहरू की नीतियों की आलोचना कर चुके थे। चौधरी साहब का मानना था कि नेहरू का सोशलिस्ट इंडस्ट्रियल मॉडल भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए एक बड़ी भूल थी। नेहरू चाहते थे कि बड़े बड़े उद्योग लगे, जबकि चरण सिंह का तर्क था कि जब तक भारत के गांव और किसान समृद्ध नहीं होंगे तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। इसका एक मजेदार एग्जाम्पल ये भी है कि जब वो उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री बने तो उन्होंने वो कर दिखाया जिसने उत्तर प्रदेश के सामाजिक ढांचे को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने जमींदारी उन्मूलन अधिनियम यानी जमींदारी एबॉलिशन एक्ट पास करवाया। इसे कानून ने सदियों से शोषित चले आ रहे लाखों गरीब, पिछड़े और छोटे किसानों को उनकी जमीन का असली मालिक बना दिया। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया जिससे कांग्रेस के बड़े जमींदार नेता उनके खिलाफ हो गए। उन्होंने पटवारी प्रथा को पूरी तरह खत्म करके लेखपाल पद की शुरुआत की। उस दौर में पटवारी किसानों की जमीनों की रिकॉर्ड में हेरफेर करके उनका भयंकर शोषण करते थे। चरण सिंह ने एक झटके में भ्रष्टाचार के इस सबसे बड़े गढ़ को ध्वस्त कर दिया। इस फैसले ने उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों, यादवों, गुर्जरों और तमाम पिछड़ी जातियों का निर्विवाद मसीहा बना दिया। लेकिन यही कड़क और बेबाक मिजाज कांग्रेस के भीतर बैठे बड़े पूंजीपति और ऊंची जाति के नेताओं की आंखों में चुभने लगा था। अब हम आते हैं उस कहानी पर जो आपको चौधरी चरण सिंह के उत्तर प्रदेश की राजनीति में खेले गए सबसे बड़े दांवों से रूबरू करवाएगी। 1960 के दशक में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के भीतर दो बड़े धड़े हुआ करते थे। एक गुट था पंडित कमलापति त्रिपाठी का और दूसरा गुट था चंद्रभानु गुप्ता यानी सीबी गुप्ता का। सीबी गुप्ता को उस दौर में राजनीति का कॉर्पोरेट मैनेजर कहा जाता था। उनके पास उद्योगपतियों का समर्थन था, बड़ा फंड था और लुटियंस दिल्ली में उनका गहरा दखल था। चौधरी चरण सिंह इन दोनों गुटों से अलग केवल अपनी साख और किसान वोट बैंक के दम पर राजनीति कर रहे थे। 1967 का विधानसभा चुनाव भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि नेहरू के निधन के बाद ये पहला बड़ा चुनाव था। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी उस वक्त। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन वो 198 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। सीबी गुप्ता जोड़ तोड़ करके मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे आ गए, लेकिन वो जानते थे कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार चलानी है तो चौधरी चरण सिंह के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। पॉल आर ब्रॉस की किताब एन इंडियन पॉलिटिकल लाइफ की पन्नों में एक बड़े मजेदार वाक्य का जिक्र है। सीबी गुप्ता ने चौधरी साहब को अपनी कैबिनेट में शामिल होने का न्योता दिया। चौधरी साहब इस शर्त पर माने कि उन्हें गृह मंत्रालय दिया जाए ताकि वो राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर सके और भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सके। लेकिन सीबी गुप्ता और दिल्ली दरबार जानते थे कि अगर गृह मंत्रालय चरण सिंह जैसे कड़क और स्वाभिमानी नेता के पास गया तो वो सरकार के भीतर एक समानांतर सत्ता केंद्र बन जाएंगे और बड़े बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार की फाइलें खुल जाएंगी। गुप्ता जी ने साफ मना कर दिया। यहीं से वो चिंगारी सुलगना शुरू हुई। चौधरी साहब को साफ समझ आ गया कि कांग्रेस के भीतर किसानों और पिछड़ों के नेताओं को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें असली ताकत नहीं दी जाती। बंद कमरों में गुप्त बैठकें शुरू हुई
उस वक्त विपक्ष के चाणक्य कहे जाने वाले नानाजी देशमुख और सोशलिस्ट पार्टी के प्रखर नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की नजरें इस पूरी बगावत पर टिकी थी। उन्होंने चौधरी साहब की नाराजगी को भांप लिया और पर्दे के पीछे से एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसकी कल्पना कांग्रेस ने कभी नहीं की थी। आज जब मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में विधायक पाला बदलते हैं तो देश में दल बदल विरोधी कानून की बात होती है, लेकिन 1967 में ऐसा कोई कानून नहीं था। 1 अप्रैल 1967 के उस ऐतिहासिक दिन पर विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। विपक्ष ने सोशलिस्ट नेता जसवंत सिंह के नेतृत्व में राज्यपाल के अभिभाषण पर एक संशोधन प्रस्ताव रखा था। ये प्रस्ताव सिर्फ एक संशोधन नहीं था, बल्कि सीबी गुप्ता सरकार का असली लिटमस टेस्ट था। सीबी गुप्ता अपनी सीट पर आराम से बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनके पास नंबर गेम पूरा है। तभी सदन में सन्नाटा छा जाता है। चौधरी चरण सिंह अपनी सीट से खड़े होते हैं। उनके खड़े होते ही कांग्रेस के 16 और विधायक अपनी सीटों से खड़े हो जाते हैं। पूरी कांग्रेस बेंच में हड़कंप मच जाता है। सीबी गुप्ता के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। चौधरी साहब ऐलान करते हैं कि वो कांग्रेस के तानाशाही और किसान विरोधी रवैये के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। वो 40 साल पुराना कांग्रेस से अपना नाता तोड़ रहे हैं और उन्होंने अपनी नई पार्टी जन कांग्रेस का गठन कर लिया है। यहीं से भारतीय राजनीति को एक नया मुहावरा मिला, आया राम गया राम। ये वो दौर था जब एक एक दिन में विधायक 3-3 पार्टियां बदल लेते थे। सदन में तुरंत वोटिंग होती है। सीबी गुप्ता सरकार के पक्ष में 215 वोट पड़ते हैं, जबकि विपक्ष और चरण सिंह के गुट को मिलाकर 227 वोट मिलते हैं। सीबी गुप्ता की सरकार सिर्फ 18 दिन में औंधे मुंह गिर जाती है। इसके बाद जो हुआ उसने भारतीय लोकतंत्र का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए धुर विरोधी विचारधाराएं एक साथ आ गई। आज हम केंद्र में एनडीए की सरकार देखते हैं या विपक्ष में इंडिया ब्लॉक देखते हैं, जहां अलग अलग विचारधारा के लोग सिर्फ सत्ता के लिए साथ आते हैं। 1967 की संवित सरकार भी ऐसी ही थी। एक तरफ दक्षिणपंथी भारतीय जनसंघ थी तो दूसरी तरफ कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टियां थी। इन सब ने मिलकर संयुक्त विधायक दल का गठन किया और सर्वसम्मति से चौधरी चरण सिंह को अपना नेता चुना। 3 अप्रैल 1967 को चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। लखनऊ की सड़कों पर नारे गूंज रहे थे, नहले पर दहला, चौधरी चरण सिंह पहला। लेकिन चौधरी साहब आज के नेताओं जैसे नहीं थे कि कुर्सी के लिए सब बर्दाश्त कर लें। जब कम्युनिस्टों ने कुछ ऐसी मांगे रखी जो उनके सिद्धांतों के खिलाफ थी, तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी लात मार सकता हूं, लेकिन अपने नियम और कानून की साख से समझौता नहीं कर सकता। आखिरकार महज 10 महीने के भीतर 17 फरवरी 1968 को चौधरी साहब ने खुद अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। अब हम कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये दौर था चौधरी चरण सिंह के दोबारा मुख्यमंत्री बनने का। 1968 में संवित सरकार गिरने के बाद यूपी में मध्यावधि चुनाव हुए। चौधरी साहब ने अब एक नई और बेहद मजबूत पार्टी बना ली थी जिसका नाम था भारतीय क्रांति दल यानी बीकेडी। इस चुनाव में बीकेडी एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरी। उधर दिल्ली में एक बहुत बड़ा भूचाल आ चुका था। 1969 में कांग्रेस 2 धड़ों में टूट चुकी थी, इंदिरा गांधी की कांग्रेस और मोरारजी देसाई व सिंडिकेट की कांग्रेस। इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता बचाने के लिए राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय छत्रपों की सख्त जरूरत थी। उत्तर प्रदेश में सीबी गुप्ता पुरानी कांग्रेस यानी कांग्रेस ओ के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, लेकिन उनकी सरकार अल्पमत में आ रही थी। फरवरी 1970 में लखनऊ में एक बार फिर से शह और मात का खेल शुरू हुआ। इस बार इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर के बड़े नेता कमलापति त्रिपाठी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी जानती थी कि अगर यूपी में पुरानी कांग्रेस को पछाड़ना है तो उन्हें चौधरी चरण सिंह के किसान कार्ड और उनकी बेदाग छवि की बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। 15 फरवरी 1970 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष और इंदिरा गांधी के दूतों ने पर्दे के पीछे से भारतीय क्रांति दल के साथ एक गुप्त समझौता किया। इंदिरा गांधी ने खुद हस्तक्षेप करके कमलापति त्रिपाठी का दावा वापस कराया और ऐलान किया कि कांग्रेस आर
बाहर से चौधरी चरण सिंह की सरकार को बिना शर्त समर्थन देगी। इस गठबंधन के पास 425 में से 240 सीटों का प्रचंड बहुमत हो गया। बस फिर क्या, 17 फरवरी 1970 को चौधरी चरण सिंह ने 3 वर्षों के भीतर दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लेकिन इस बार की मुख्यमंत्री की कुर्सी और भी ज्यादा थ्रिलर साबित होने वाली थी। चौधरी साहब का मिजाज वैसा ही कड़क था। यहाँ एक मजेदार किस्सा है। चौधरी साहब ने इस छोटे से कार्यकाल में सांप्रदायिक दंगों के लिए कुख्यात उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को इतना कड़ा कर दिया था कि दंगे शून्य हो गए थे। उनका मशहूर भाषण था, अगर सूबे का मुख्यमंत्री खुद ईमानदार है तो किसी अदने से सिपाही की हिम्मत नहीं जो किसी अपराधी से रिश्वत ले सके। लेकिन इंदिरा गांधी के साथ उनका ये सफर ज्यादा लंबा नहीं चला। इंदिरा गांधी चाहती थी कि चौधरी साहब अपनी पार्टी बीकेडी का विलय कांग्रेस आर में कर दें। स्वाभिमानी चरण सिंह ने अपनी पार्टी के वजूद को खत्म करने से साफ मना कर दिया। टकराव तब और बढ़ गया जब राज्यसभा में चौधरी साहब की पार्टी के 3 सांसदों ने इंदिरा गांधी द्वारा राजा महाराजाओं की प्रिवी पर्स यानी शाही भत्ते को समाप्त करने वाले प्रस्ताव के विरोध में वोट डाल दिया। इंदिरा गांधी तिलमिला गई। नतीजा ये हुआ कि महज 7 महीने के भीतर 29 सितंबर 1970 को यह समर्थन टूट गया और दोनों दलों के रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो। ये तो आपने सुना ही है, दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। चौधरी चरण सिंह ने ये साबित भी किया। उत्तर प्रदेश की सियासत के इस कड़े इम्तिहान ने चौधरी चरण सिंह को राष्ट्रीय राजनीति का एक ध्रुव बना दिया था। अब वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के नेता नहीं थे, बल्कि पूरे उत्तर भारत के किसानों और पिछड़ों की आवाज बन चुके थे। साल आया 1975। इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल यानी इमरजेंसी थोप दी। चौधरी चरण सिंह को भी जेल में डाल दिया गया। लेकिन जेल की उन सलाखों ने विपक्ष को वो ताकत दी जो आज तक नहीं मिली थी। 1977 में जब इमरजेंसी हटी तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देश की तमाम गैर कांग्रेसी पार्टियों का विलय हुआ और जन्म हुआ जनता पार्टी का। इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी थे चौधरी चरण सिंह और उनके साथ जुड़ा करोड़ों किसानों का वोट बैंक। 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की करारी हार हुई और केंद्र में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने और चौधरी चरण सिंह को देश का गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन जनता पार्टी के भीतर अहंकार और महत्वाकांक्षाओं का टकराव इतना ज्यादा था कि ये सरकार खुद अपने ही बोझ में ढहने लगी। जुलाई 1979 में जनता पार्टी ऐतिहासिक रूप से विभाजित हो गई। चरण सिंह ने मोरारजी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और यहाँ इतिहास ने खुद को दोहराया। जो खेल इंदिरा गांधी ने 1970 में लखनऊ में खेला था, वही खेल उन्होंने 1979 में दिल्ली में खेला। इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनने के लिए बाहर से समर्थन देने का ऐलान कर दिया। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह ने भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मेरठ के नूरपुर गांव के एक गरीब किसान के बेटे ने दिल्ली के 7 रेसकोर्स, जो कि अब लोक कल्याण मार्ग पर कब्जा कर लिया था। 15 अगस्त 1979 को उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। उन्होंने लाल किले से देश के नीति निर्माताओं को चेतावनी दी थी कि अगर आपने कृषि और गांवों की उपेक्षा जारी रखी तो देश कभी गरीबी और बेरोजगारी के जाल से बाहर नहीं निकल पाएगा। आज की राजनीति में हमने देखा है कि कैसे सेंटर की एजेंसियों और मुकदमों के डर से नेता झुक जाते हैं या अपनी पार्टियां बदल लेते हैं। लेकिन 1979 का दौर अलग था। इंदिरा गांधी का समर्थन एक जाल था। वो चाहती थी कि चौधरी साहब प्रधानमंत्री के रूप में उनके और उनके बेटे संजय गांधी के खिलाफ चल रहे अदालती मुकदमों जो इमरजेंसी के दौरान के थे उनको वापस ले लें। लेकिन चरण सिंह तो चरण सिंह थे। जो व्यक्ति कानून की साख के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी 2 बार छोड़ चुका था, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी के सामने कैसे झुक सकता था। संसद में बहुमत साबित करने का दिन तय हुआ 20 अगस्त 1979। लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले 19 अगस्त को जब चौधरी साहब को समझ आ गया कि इंदिरा गांधी अपनी शर्तों पर सौदा करना चाहती हैं, तो उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई और कहा, मैं देश के लोकतंत्र और न्यायपालिका का सौदा करके एक दिन भी प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहता। उन्होंने संसद का सामना करने से पहले ही राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया।
वो भारत के इतिहास के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने बिना संसद पर पैर रखे अपने सिद्धांतों के लिए कुर्सी का त्याग कर दिया। क्या आज के दौर में आप किसी ऐसे नेता की कल्पना कर सकते हैं? 14 जनवरी 1980 तक के वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद देश में मध्यावधि चुनाव हुए। भले उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल बहुत छोटा रहा, लेकिन उन्होंने भारतीय राजनीति की तासीर को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने देश को ये एहसास कराया कि दिल्ली का रास्ता आलीशान कॉरपोरेट दफ्तरों से नहीं, बल्कि गांव की पगडंडियों और खेतों के खलिहानों से होकर गुजरता है। उन्होंने पिछड़ों और किसानों की राजनीति देश के मुख्य नैरेटिव का हिस्सा बनाई, जिसके दम पर आगे चलकर लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और शरद यादव जैसे छत्रप पैदा हुए। 29 मई 1987 को इस महान जननेता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दिल्ली में यमुना किनारे बनी उनकी समाधि को आज हम किसान घाट के नाम से जानते हैं, लेकिन चौधरी चरण सिंह की आत्मा आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भटकती है। उनके पोते जयंत चौधरी को देखिए। चुनाव से ठीक पहले वो कह रहे थे, मैं कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं, लेकिन जैसे ही साल 2024 में केंद्र सरकार ने चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया, जयंत चौधरी ने तुरंत पाला बदल लिया और एनडीए में शामिल हो गए। राजनीति का ये यूटर्न दिखाता है कि मरने के इतने सालों बाद भी चौधरी साहब का नाम और उनका किसान वोट बैंक पश्चिमी यूपी में सरकारें बनाने और बिगाड़ने की कितनी बड़ी ताकत रखता है। आज की तारीख में भी देश की कोई भी बड़ी राजनीतिक महाशक्ति चौधरी साहब के नाम, उनकी विरासत और उनके वैचारिक किसान वोट बैंक को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। चौधरी चरण सिंह की ये महागाथा हमें सिखाती है कि सत्ता आती जाती रहती है, सरकारें बनती और बिगड़ती रहती हैं, लेकिन जो नेता सिद्धांतों की वेदी पर अपनी कुर्सियों की आहुति दे देते हैं, इतिहास के पन्नों में उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाता है। आपको उत्तर प्रदेश के इस सबसे कड़क और बेबाक मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री की इनसाइड स्टोरी कैसी लगी? क्या सिद्धांतों के लिए कुर्सी छोड़ देने का चौधरी साहब का वो फैसला सही था, या उन्हें आज के नेताओं की तरह राजनीति में थोड़ा व्यावहारिक होना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर भेजिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के किस्से की इस ऐतिहासिक सीरीज के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे लखनऊ के सिंहासन पर बैठे एक और ऐसे ही कद्दावर और विवादित चेहरे की।